गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम सभी यहाँ पर शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रेन और उसी के आगे का हम सभी यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। और अगर आपकी क्लास में ऑडियो और वीडियो बिल्कुल सही चल रहा है तो जल्दी से आप सभी यहाँ पर मुझे कमेंट करके बता देंगे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। जल्दी से आप सभी मुझे यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। चलो तो सभी आ जाओ यहाँ पर। नमस्ते, प्रणाम, सभी को प्रणाम। हाँ बच्चों, तबीयत बिल्कुल ठीक है। कल थोड़ी सी घर पे इमरजेंसी हो गई थी, इस वजह से मुझे छुट्टी लेनी पड़ी, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। चलो सब बढ़िया है, सब अच्छा है। थैंक यू सभी बच्चों को। और चलो करते हैं हम आगे की शुरुआत। तो हम सभी ने कल की क्लास में फोर ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और आज हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा, और यहाँ पर हम सभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैम मैम ब्रेन का पहला पीडीएफ नहीं मिला है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगी, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूंगी, अगर कोई भी पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिली होगी तो हम सभी देख लेंगे, चेक कर लेंगे, परेशान मत होइए। चलो, तो कल की क्लास में मैंने आप सभी को यहाँ पर पढ़ाया किसके बारे में, हमारे अग्र मस्तिष्क के बारे में, ठीक है। पर मैं आज ना आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछूंगी। सबसे पहले कि आप लोगों ने कितना पढ़ा था परसों की क्लास में, मतलब जो हमारी लास्ट क्लास यहाँ पर हुई थी उसमें, ठीक है। चलो तो सभी तैयार हैं, सभी तैयार हैं? क्वेश्चन पूछूं कुछ मैं यहाँ पर? ओके बच्चों, तो जल्दी से आप सभी मुझे यहाँ पर बताएंगे कि अगर हम सभी बात करते हैं फोर ब्रेन के बारे में, अगर हम सभी यहाँ पर बात करते हैं फोर ब्रेन के बारे में, तो जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? चलो बताओ, चलो जल्दी से बताओ, कौन सा आंसर बनेगा? बताइए फटाफट से। क्या बात है, बहुत अच्छे। प्रोसेंसेफेलॉन के नाम से हम इसे यहाँ पर जानते हैं, बहुत बढ़िया। हमारे प्रमस्तिष्क की अगर हम बात करें तो प्रमस्तिष्क क्या है? सबसे बड़ा भाग है हमारे पूरे ब्रेन का, सबसे छोटा भाग है, कैसा भाग है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अगर हम अपने प्रमस्तिष्क यानी अगर हम अपने सेरिब्रम के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो जो भी हमारा सेरिब्रम होता है, जो भी हमारा प्रमस्तिष्क होता है, ये हमारे पूरे के पूरे ब्रेन में सबसे बड़ा भाग होता है। वेरी गुड। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? बताइए, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? कुछ क्वेश्चंस भी तो पूछूं ना, पता लगा आगे पढ़ते जा रहे हो और पीछे से सब गायब, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? कितने बच्चे बताएंगे? बहुत अच्छे, अनुमस्तिष्क, जिसे हम सभी सेरेबेलम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है। फिर आपका आएगा यहाँ पर कि अगर हम सेरेब्रम के बारे में बात करते हैं, प्रमस्तिष्क के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो प्रमस्तिष्क किस किस का सेंटर है? प्रमस्तिष्क किसका किसका सेंटर यहाँ पर है? चलो जल्दी से बताओ, किसका किसका सेंटर यहाँ पर है? बहुत अच्छे, आईक्यू का सेंटर है, मेमोरी का सेंटर है, और कॉन्शियसनेस यानी चेतना शक्ति का यहाँ पर यह सेंटर होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पूछते हैं और भी। हाँ, तो पहले जो पढ़ाया है वो सब पूछूंगी ना, तभी तो आगे पढ़ा पाऊंगी बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध को कौन जोड़ता है? दायां गोलार्ध और बाएं गोलार्ध को कौन यहाँ पर जोड़ता है? बहुत बढ़िया, कार्पस कैलोसम, बहुत अच्छे, कार्पस कैलोसम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, अगर कोई यहाँ पर लेफ्टी है, कोई अगर अपना दायां हाथ ज्यादा उपयोग कर रहा है तो उसके ब्रेन का कौन सा भाग एक्टिव होगा? दाईं ओर का। और जो दाएं ओर से ज्यादा एक्टिव है उसके ब्रेन का कौन सा भाग यहाँ पर एक्टिव होगा? बाएं ओर का, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गया था। ओके, चलो अब ना मैं आप लोगों को एक विशेष शब्द के बारे में बताऊंगी। ये अगर आप जैसे पीसीएस की कभी तैयारी आप करो, पीसीएस की अगर आप कभी यहाँ पर तैयारी करो तो वहां पर ना एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब जैसे आप में से कुछ बच्चे नहीं कर रहे होंगे पीसीएस की तैयारी, पर कुछ बच्चे भविष्य में करें, है ना। तो यहाँ पर ना एक शब्द है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? चलो उसको हम सभी यहाँ पे समझते हैं।
तो मैंने आपको यह बताया था कि हमारा जो भी प्रमस्तिष्क होता है, जो भी हमारा यहाँ पर कह सकते हो सेरेब्रम जो यहाँ पर होता है, सेरेब्रम दो तरीके से यहाँ पे बटा होता है, एक राइट साइड और एक यहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है, तो जो भी हमारा सेरेब्रम का हेमिस्फेयर होता है, ये जो दो गोलार्ध हमारे यहाँ पर होते हैं, इन गोलार्ध का जो इनर पार्ट होता है, जो आंतरिक भाग होता है, उसे ही हम सभी लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि यह बताइए कि लिम्बिक सिस्टम क्या है, तो आपको आंसर करना है कि प्रमस्तिष्क गोलार्धों के आंतरिक भाग को हम सभी लिम्बिक सिस्टम यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्बिक सिस्टम हम सभी यहाँ पर कहते हैं। और यह किनको किनको कंट्रोल करेगा? तो जैसे हमारी जो लैंगिक व्यवहार होता है, लैंगिक व्यवहार का मतलब सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, आप किसी को देख करके कामुक हो जा रहे हैं, ठीक है, इरोटिक हो जा रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम काम करता है। या फिर आपकी जो भावनाएं होती हैं, डर की, खुशी की जो भावनाएं होती है, मोटिवेशन, आज तो हम बिल्कुल 6 घंटे पढ़ाई करेंगे, वो अलग बात है कि 1 घंटे में टाइम टाइम हिस्स हो गई है ना, जोश, मोटिवेशन, ये सब जो आ रहा है आपके अंदर, ठीक है, इन सबको नियंत्रित करने का काम भी कौन यहाँ पर करता है? लिम्बिक सिस्टम यहाँ पर करता है। कौन कर रहा है? लिम्बिक सिस्टम यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर एक शब्द आता है जो कि है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम की अगर आप बात करें तो यह हमारे जो भी दो गोलार्ध होते हैं उसके नीचे का यह भाग यहाँ पर होता है। ठीक है मैम, नाइट फॉल क्या होता है? अभी बताएंगे इस बारे में भी, बालाजी यादव अभी बताएंगे, इस बारे में बताएंगे, परेशान मत हो। चलो, तो ये हो गया आपका लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, अब हम सभी यहाँ पर अब बात करेंगे किसके बारे में, कि हम सभी ब्रेन पढ़ रहे थे, हम सभी यहाँ पर ब्रेन पढ़ रहे थे, और जो भी हमारा प्रमस्तिष्क है वो हमने अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया है। जो भी हमारा यहाँ पे प्रमस्तिष्क है, ये पूरा का पूरा जो भाग है ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है। और अब हम बात करेंगे थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में। तो ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? थैलेमस, और ये वाला भाग क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? थैलेमस के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम सभी यहाँ पर थैलेमस। ठीक है, अब थैलेमस की अगर आप यहाँ पर बात करो तो जो भी आपका प्रमस्तिष्क होता है, यानी जो भी आपका सेरेब्रम होता है उसके बिल्कुल नीचे, ठीक है, बिल्कुल नीचे की अगर आप यहाँ पर बात करो तो आपको यहाँ पर दिखाई देता है क्या? थैलेमस। क्या दिखाई देता है? थैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो थैलेमस के नीचे आपको जो आपका सेरेब्रम होता है उसके नीचे बिल्कुल आपको क्या दिखाई देता है? थैलेमस आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, थैलेमस की अगर आप यहाँ पर बात करो तो यह संवेदी और मोटर संकेतों का केंद्र होता है। अब आप कहोगे कि मैम ये सेंसरी, मोटर सिग्नलिंग यह क्या है? चलो इसको हम सभी यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लो आप सभी यहाँ पर हो, ठीक है, और किसी दिन आपने खूब ज्यादा यहाँ पर मस्ती की और आपके पिताजी ने या आपके घर में कोई बड़े सदस्य हैं, उन्होंने जोरदार एक चाटा आपके गाल के नीचे यहाँ पर लगाया। ठीक है, तो ये जो चाटा यहाँ पर लगा, आपको कैसे पता चला कि आपको चाटा लगा है? खूब तेज थप्पड़ यहाँ पे बजाया आपके कान के नीचे, कैसे पता चलेगा? गाल में बहुत सारे संवेदी कोशिकाएं होंगी, और ये जो संवेदना होती है, यह जो सेंसेशन जो यहाँ पर होगा, यह जो सिग्नल यहाँ पर होगा, वो कहाँ पर पहुंचेगा? दौड़ करके हमारे ब्रेन के पास पहुंचेगा। कहाँ पर पहुंचेगा? दौड़ करके वो हमारे ब्रेन के पास यहाँ पर पहुंचेगा। तो जब हम थैलेमस के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो यह एक संवेदी भाग होता है और संवेदना और मोटर संकेतों को नियंत्रित करता है। तो संवेदी संकेत क्या हो गए कि जब आपको थप्पड़ लगा तो वह जो संकेत आपके कहाँ पे पहुंचा? ब्रेन में पहुंचा। तो जिस रास्ते के माध्यम से पहुंचा या जिसके माध्यम से यहाँ पर पहुंचा उसको हम कहते हैं सेंसरी सिग्नलिंग, यानी कि संवेदी संकेत कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो ब्रेन है वो कुछ डिसीजन लेगा, वो एनालिसिस करेगा, कुछ डिसीजन लेगा। पहली चीज, मैं भी जोर से थप्पड़ मार सकता हूँ, लेकिन ध्यान आएगा कि अरे ये तो पिताजी है, आदरणीय है, सम्मानित है, हम ऐसा काम तो सोच ही नहीं सकते, पाप है भाई। ठीक है, फिर क्या होगा कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ ताकि पापा मुझे ना मारे। ठीक है, या फिर तीसरा डिसीजन क्या होगा? रो लो खूब जोर जोर से, क्योंकि रोना आ गया, आपको अंदाजा नहीं था कि पापा ऐसा मार देंगे आपको। ठीक है,
या फिर थोड़ी सी नौटंकी कर लो और थोड़ा चिल्ला चिल्ला के छाती पीट पीट के रो लो ताकि घर के कोई और सदस्य है वो बचाने आ जाए। तो ये सब आपके दिमाग में क्या हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ पे पहुंचेगा, इसमें सबसे समझदारी क्या है कि भाग जाओ वहां से और माफी मांग लो और भाग जाओ, है ना। यही सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है, एक कह सकते हो कि सबसे बेस्ट डिसीजन यही है, माफी मांगो जल्दी से और भाग जाओ, नहीं तो वहां रहोगे तो और कुटाई होगी, है ना। तो यहाँ पर जब वो सिग्नल आपके पैरों के पास पहुंचा, जब वो सिग्नल आपके हाथों के पास पहुंचा कि भाई हाथ जोड़ के पापा से माफी मांग लेते हैं, गलती हमारी ही होगी क्योंकि पापा ऐसा तो मारेंगे नहीं, और मान लो अगर कुछ मिस गलत फहमी भी अगर हो गई है तो पापा है भाई, पीट भी लिए 2-3 थप्पड़ तो क्या ही चले जाएगा, ठीक है। तो अब वहां से फिर तुम क्या हो जाओगे, भाग जाओगे। तो जब तुम वहां से भागे तो तुम्हारे पैरों में जो संकेत आया उसे हम कहते हैं मोटर संकेत, मोटर सिग्नलिंग। तो समझो, जो सिग्नल आपके ब्रेन में पहुंचा वह क्या था, संवेदी संकेत, ठीक है। और जो आपके मस्तिष्क ने जो भी डिसीजन लिया, जो आपके शरीर में पहुंचा, पैरों के पास, हाथों के पास, आंखों के पास, वो क्या था, मोटर संकेत, ठीक है। तो ये जो संकेत हैं, इनके बीच में सामंजस्य बैठाने का काम, इनके बीच का जो केंद्रक होता है, जो सेंटर यहाँ पर होता है, उसकी अगर आप यहाँ पर बात करें तो उसको कौन यहाँ पर कंट्रोल करता है, तो आंसर करना है थैलेमस करता है। कौन करता है, थैलेमस करता है, ठीक है। तो यह संकेतों यानी कि संवेदी संकेत और मोटर संकेत के बीच में केंद्रक यह होता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ पर। इसके अलावा यह और किन किन चीजों का सेंटर हो सकता है, तो आंसर करना है स्पर्श का। आपको किसी ने टच किया, तो आप सभी को गुड टच बैड टच पता है ना। जैसे मान लो मम्मी आपको प्यार से गले लगाती हैं, पापा आपको प्यार से गले लगाते हैं, आपके सिर में हाथ फेरते हैं, पीठ में हाथ फेरते हैं, फ्रेंड्स होते हैं आपको हग करते हैं, है ना। लेकिन अगर मान लो कि कोई गलत तरीके से आपको टच कर रहा है, जिसका टच करना आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, बैड टच महसूस हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए गुड टच और बैड टच, ताकि आप अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको भी इस बारे में यहाँ पे समझाओ कि क्या है गुड टच, क्या है बैड टच, ठीक है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि स्पर्श के बारे में भी, स्पर्श के बारे में भी जो यहाँ पर आपको एक तरह से कह सकते हैं सेंटर की तरह काम करेगा, वह क्या है, थैलेमस। इसके अलावा तापमान का भी सेंटर यही होता है। आपको सर्दी लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, तो जब आपको सर्दी लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, तो कैसे पता चलेगा, थैलेमस ही इस चीज को डिटेक्ट करता है कि भाई बाहर सर्दी है, बाहर गर्मी है, या फिर आग में तुम जल रहे हो, गर्म लग रहा है, आइसक्रीम खा रहे हो, सेंसेशन हो रहा है, ठंडा लग रहा है, ठंडी लग रही है तो चलो अब यहाँ पर ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं, रजाई गद्दा बिछा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप बात करो तो टेम्परेचर के बारे में भी ये अनुमान यहाँ पर बताता है। चलो अब आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, दबाव यानी कि प्रेशर। कि जो थैलेमस होता है वो आपको प्रेशर के बारे में भी बताता है, ठीक है। आप कोई भारी चीज यहाँ पर उठा रहे हो, कोई भारी चीज लेकर के आप यहाँ पर जा रहे हो, तो ये जो प्रेशर होता है इसके बारे में भी थैलेमस ही इसका सेंटर यहाँ पर होता है। पर साथ में आपको यह भी ध्यान में यहाँ पर रखना होगा ध्यान कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारे बॉडी का जो एटमॉस्फेयर होता है उनके बीच में भी यह एक सामंजस्य कोऑर्डिनेशन करने का काम भी यह करता है। मैडम जी मुझको घनघोर दुख महसूस होता है कभी कभी। हाँ ज्योति, ये एक लाइफ का फेज होता है, ठीक है। हर कोई इससे यहाँ पर जूझता है। इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखो और वो ये कि देखो अगर रात है तो सवेरा भी आएगा, है ना, दुख है तो सुख भी आएगा, ठीक। और ये जो आपके दुख भरे दिन होते हैं ना, या फिर जिसको आप ऐसा कहते हो कि अरे यार मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, ये वाला जो लाइफ होता है ना, ये वाला जो समय होता है, अगर आप इसमें मेहनत कर गए ना बेटा, अगर आप सभी इसमें यहाँ पर मेहनत कर गए तो आप ऊंची छलांग लगा सकते हो, बहुत अच्छी जगह आप जा सकते हो, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जब कोई आभूषण बनता है तो बहुत तपता है, जब सोने का कोई आभूषण बनता है तो बहुत तपता है, बहुत गर्म और बहुत हथौड़े की, मतलब उसको सोनार की मार सहनी पड़ती है ना। इसी तरह से हीरा जब चमक रहा है तो उसको कितने कट लग रहे हैं, है ना, तब जाकर के उस पॉलिशिंग हो रही है, तब जाकर के वो हीरा चमक रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आप ध्यान में रखो कि ये जो समय है ना, ये बहुत टफ समय है। तो ऐसा मत सोचो मेरे साथ ही क्यों ऐसा,
हो सकता है कि आपको मौका दिया जा रहा है कि अभी भी अगर तुम इन हालातों में अच्छा कर लोगे, अच्छा पढ़ लोगे, अच्छी मेहनत यहाँ पर कर लोगे, ठीक है, तो आप कहाँ पर पहुंच जाओगे, बहुत अच्छी जगह पहुंच जाओगे। तो इसलिए उदास मत हो, ठीक है। हाँ, थोड़ा देर उदास होता है मन, थोड़ा रो लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा रो लो, है ना, और फिर उसके बाद फिर से पढ़ाई में जुट जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जैसे ही हमारा थैलेमस खत्म होता है, उसके तुरंत नीचे हमारा आ जाता है हाइपोथैलेमस, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर जैसे ही हमारा थैलेमस खत्म हुआ, उसके नीचे आपका क्या आ गया, यहाँ पर हाइपोथैलेमस। और बड़े ध्यान से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हाइपोथैलेमस होता है उसी के नीचे यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि आपको यहीं पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। चलो अब हाइपोथैलेमस की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो हाइपोथैलेमस होता है वह थैलेमस के नीचे पाया जाता है। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे पाया जाता है और इसको हम सभी स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि छद्म अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। अब ठीक है प्रीति, हिम्मत मत हारो बेटा, एक दिन जरूर अच्छा आएगा, परेशान मत हो, ठीक है, परेशान मत हो। जो चीज अभी मैंने ज्योति को बताई वो सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं था, वो सभी के लिए है। हिम्मत नहीं हारना है बेटा, ठीक है, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक। चलो तो हम यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट कि स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि छद्म अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह यह कार्य करता है। अब यहाँ पर जो बात आती है वह ये कि ये छद्म अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या यहाँ पर मतलब है। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी ग्रंथि होती है जो अलग अलग तरह के हार्मोन्स निकालती है। हार्मोन्स की अगर आप यहाँ पर बात करो तो जो हार्मोन्स होता है, ठीक है रोशन, जो हार्मोन्स यहाँ पर होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर में वृद्धि और विकास यहाँ पर करता है, ठीक है। क्या करता है, वृद्धि और विकास यहाँ पर करता है हार्मोन्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम हाइपोथैलेमस को देखते हैं तो जो हाइपोथैलेमस है वो भी बहुत सारे हार्मोन्स निकालती है, पर दिक्कत क्या है कि यह जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हमारे तंत्रिका तंत्र का एक भाग होता है, ठीक है। और साथ में आपको यह ध्यान में रखना होगा हमारे ब्रेन का यहाँ पर यह भाग होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम सभी हाइपोथैलेमस को क्या कह देते हैं, स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड भी यहाँ पर कह देते हैं, छद्म अंतःस्रावी ग्रंथि भी यहाँ पर कह देते हैं, कि जो वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का एक भाग है, लेकिन यह भी क्या निकाल रही है, हार्मोन्स यहाँ पर निकाल रही है, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। चलो इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात कि हाइपोथैलेमस को हम सभी हेड मास्टर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से यहाँ पे जानते हैं, हेड मास्टर के नाम से भी यहाँ पर इसको हम जानते हैं। अब क्यों चलो देखते हैं क्यों। तो प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको क्या बताया यहाँ पर कि जब हम हाइपोथैलेमस को देखते हैं तो हाइपोथैलेमस के नीचे हमको क्या दिखाई दे रहा है, पीयूष ग्रंथि। क्या दिख रहा है यहाँ पर, पीयूष ग्रंथि। और ये जो पीयूष ग्रंथि होता है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसे हम सभी कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो मास्टर ग्लैंड की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो मास्टर ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती है, एक ऐसी ग्रंथि होती है जिससे जो भी हार्मोन्स निकलेंगे वो हमारे शरीर में जो बाकी की ग्रंथियां होंगी उनको कंट्रोल करती है, उनके काम को कंट्रोल करती है, उनमें कितना हार्मोन निकलेगा, कब निकलेगा, किस प्रकार का निकलेगा, उसको वो वहां पर कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन मास्टर ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को भी कौन यहां पर कंट्रोल कर रहा है, तो आंसर करना कि ये हाइपोथैलेमस। कौन कर रहा है, ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस की अगर आप यहां पर बात करते हो तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है यह किसको कंट्रोल कर रहा है, पीयूष ग्रंथि को भी यहां पर कंट्रोल कर रहा है। और इसी वजह से कि जो हाइपोथैलेमस होता है ना, उसको हम सभी क्या कह देते हैं, हेड मास्टर के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि को भी यहाँ पर नियंत्रित करता है, ठीक है। सोहेल बेटा, क्लास जब खत्म होने वाली होगी ना तब पूछ लेना, मैं बता दूंगी, परेशान मत हो। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि यह थर्मो रेगुलेशन, हाँ मास्टर ऑफ द मास्टर भी से कहते हैं, वेरी गुड,
अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट आता है थर्मो रेगुलेशन का काम भी यह करता है। अब बात आएगी थर्मो रेगुलेशन, ये क्या मतलब है? तो थर्मो, जैसे अगर आप अभी देखो थर्मस है ना, गर्म पानी गर्म रह रहा है उसमें, ठीक है। ठंडियों में लोग थर्मल पहनते हैं। थर्मल का क्या मतलब है यहाँ पर कि एक ऐसा टी शर्ट टाइप का जो आपको गर्मी प्रदान करता है ठंडियों के टाइम पे, है ना। तो थर्मो, थर्मस, थर्मो, इन सभी की अगर आप यहां पर बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है शिवाजी, मैं बता दूंगी इस बारे में भी बेटा, अभी थोड़ा सा आप लोग ना जो टॉपिक चल रहा है उस पर स्टिक रहो, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन की अगर आप बात करें तो इसका मतलब होता है थर्मो मतलब तापमान और रेगुलेशन मतलब नियंत्रित करना। इसका ये मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर के तापमान को भी यह नियंत्रित करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस की अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो तो यह हमारे आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करता है। साथ में और क्या नियंत्रित करेगा? तो आपको बताना है कि हमें प्यास लगती है और हमें भूख लगती है, तो हमारी भूख प्यास को भी यह नियंत्रित कर रहा है। किस तरीके से? आपको भूख लगी, आपको प्यास लगी, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप घर के बाहर हो, आपको बहुत तेज प्यास लग रही होती, लगता है कि मैं तो आज मर ही जाऊंगा, ठीक है, अगर मुझे आज पानी नहीं मिला तो मैं तो मर ही जाऊंगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब आप घर पहुंचते हो तो जैसे ही 1.5-2 ग्लास पानी आप पीते हो, उसके बाद क्या लगता है कि पेट फट गया, नहीं पी पाएंगे, ठीक है। प्यास लगना और प्यास का बुझना, भूख लगना और आपको खाना खा करके संतुष्टि मिलना कि हाँ मैंने खाना खा लिया, इससे ज्यादा नहीं खा पाऊंगा, नहीं तो पेट फट जाएगा मेरा, वोमिट हो जाएगी मेरी, है ना, इस तरह से महसूस होता है। तो इस बात को भी कौन यहाँ पर कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो अगर आप अपने थ्रस्ट यानी प्यास को देखते हैं, अगर आप अपने एपेटाइट यानी कि भूख को देखते हैं, हंगरनेस को देखते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसी तरीके से प्यार, नफरत, मोहब्बत, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब की जो भावना यहाँ पर होती है, इसको भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। कौन? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो प्यार, नफरत, मोहब्बत, ईर्ष्या, इन सभी की अगर आप बात करें तो इसको भी कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। तो आपको याद है कि जब मैंने आपको हृदय पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि जो आपका हृदय होता है वो सिर्फ ब्लड पंप करता है, सिर्फ रक्त को वह पंप कर रहा है। ये प्यार मोहब्बत की जो सारी जो भावनाएं का जो बाढ़ आता है वो क्यों आ रहा है? हाइपोथैलेमस की वजह से आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हाइपोथैलेमस, दूसरे नंबर पर पीयूष ग्रंथि, तीसरे नंबर पर एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये सभी के सभी मिलकर के प्यार, नफरत, ईर्ष्या, बदले की भावना, रोना गाना, नाटक करना, ये सब यही यहाँ पर करवाता है, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। चलो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया क्या? पूरा का पूरा अग्र मस्तिष्क, सेरेब्रम हमने पढ़ लिया है, प्रमस्तिष्क हमने पढ़ लिया है, दूसरे नंबर पर थैलेमस पढ़ लिया और हाइपोथैलेमस भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। और अब हम सभी यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? मिड ब्रेन के बारे में, मध्य मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में? मध्य मस्तिष्क के बारे में, ठीक है। चलो, तो अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? मध्य मस्तिष्क के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आप सभी को यह बात यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैंने जब आपको फर्स्ट क्लास करवाई थी ब्रेन की, तो मैंने आपको यह कहा था कि जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है और हमारा पश्चिम मस्तिष्क होता है, वह दोनों मिलकर के हमारा ब्रेन स्टेम बनाते हैं। मैंने आपको कहा था ना। और ब्रेन की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो ब्रेन होता है वो पश्च भाग में होता है। कहां पर? पश्च भाग में होता है, आगे नहीं, पश्च पीछे की ओर यहाँ पर होता है, ठीक है। तो मिड ब्रेन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, मध्य मस्तिष्क की अगर हम बात करते हैं, तो मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क ये दोनों मिलकर के हमारे क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं। और ये पीछे की तरफ से क्या करेगा? आपके ब्रेन को यहाँ पर क्या करता है? सपोर्ट करता है। पीछे से आपके ब्रेन को इस तरह से सपोर्ट करता है, ठीक है बच्चा, क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, किसी मेले में जा रहे हो
या फिर किसी और जगह जा रहे हो, ठीक है, भीड़ में जा रहे हो, पीछे से आपका फ्रेंड आया और वो कहने लगे रामू खूब तेज, तो रामू क्या होगा, तुरंत पलट के कहाँ देखेगा, जहां से आवाज आई है, जहां से आवाज आई है, ठीक है। अब जैसे जा रहा है रामू आराम से, ठीक है, और पीछे से यहाँ पर किसी ने आवाज लगाया रामू रामू रामू, अब वो क्या करेगा, ऐसा थोड़ी देखेगा, ऊपर थोड़ी देखने लगेगा आसमान में, या नीचे थोड़ी देखने लगेगा, वो क्या देखेगा, यहाँ पर इस तरह से देखेगा जहां से उसको यह आवाज सुनाई दिया रामू रामू, राइट। इसका ये मतलब है यहाँ पर कि जो कानों में सुनाई दे रहा है, यानी कि ऑडियो, ऑडियो किसे कहते हैं, हाँ जो सुनते हैं ऑडियो, और वीडियो किसे कहते हैं, जो देखते हैं, है ना। तो ऑडियो वीडियो को क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है, कौन कर रहा है, हमारा मध्य मस्तिष्क। मतलब जहां से आवाज आई वहीं पर ही आपकी आंखें गई, है ना, वहीं पर ही गई आंखें कि यार आवाज तो यहीं से कहीं आ रही है ना। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो भी यहाँ पर आवाज आई है, जो भी यहाँ पर ऑडिटरी सिग्नल्स आए हैं, जो भी यहाँ पर ध्वनि आई है, विशिष्ट ध्वनियां जो आई है, और हमारी दृष्टि जहां पर गई, उनके बीच में संतुलन करने का काम यहाँ पर कौन करेगा, तो आंसर करना मध्य मस्तिष्क करेगा। कौन करेगा, मध्य मस्तिष्क यहाँ पर करेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, प्रेरक संकेतों को प्रवाहित करता है, विशिष्ट ध्वनि और दृष्टि के बीच में यह संतुलन बनाने का कार्य यहाँ पर करता है, ठीक है बच्चों, मध्य मस्तिष्क। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि मध्य मस्तिष्क ब्रेन स्टेम बनाता है। सबसे पहले आपसे कई बार पूछता है कि भाई ब्रेन स्टेम कौन बनाता है, आपको सीधे सीधे आंसर करना है मध्य मस्तिष्क आपका ब्रेन स्टेम यहाँ पे बनाता है, और ऑडियो और वीडियो के बीच में कंट्रोल करने का काम भी मध्य मस्तिष्क ही यहाँ पर करता है, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और अब सबसे लास्ट में हमारा आता है यहाँ पर हिंड ब्रेन। अब सबसे लास्ट में यहाँ पर आता है हमारा हिंड ब्रेन, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। अब जल्दी से मुझे यहाँ पे बता दो बेटा कि जब हम पश्चिम मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं तो उसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, पहले नंबर पर पोन्स, दूसरे नंबर पर सेरेबेलम, और तीसरे नंबर पर मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अग्र मस्तिष्क पढ़ा, फिर हमने मध्य मस्तिष्क पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क क्या है, सबसे पीछे वाला हिस्सा। और जो पश्चिम मस्तिष्क होता है यानी कि हिंड ब्रेन होता है, उसके भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग यहाँ पर होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो चलो ये 3 भाग कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पर आ गया यहाँ पर पोन्स, दूसरे नंबर पर सेरेबेलम जिसको हम अनुमस्तिष्क कहते हैं, और तीसरे नंबर पर क्या हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सभी यहाँ पर पहुंचेंगे पोन्स के पास। सबसे पहले हम सभी यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, पोन्स यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, पोन्स यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है, पोन्स। अच्छा, मैं आप लोगों को ना यहाँ पर एक विशेष तरीके का खेल बताती हूँ। मैम मैं आपसे मिलना चाहता हूँ बेटा, मैं अभी तो इस टाइम पे दिल्ली नोएडा सेंटर पे हूँ, ठीक है। अभी मैं पटना में नहीं हूँ। काफी बच्चों का मैसेज आ रहा था, तो मैं उनको बता दूं कि मैं अभी नोएडा सेंटर में हूँ, ठीक है। ओके, तो अगर मिलना चाहेंगे तो यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस है, आप उसमें आ सकते हैं, बोल सकते हैं कि अमृता मैम से मिलना है, ठीक है। अभी फिलहाल पढ़ो, ठीक है। अब मैं आपको ना एक यहाँ पर खेल के बारे में बताती हूँ, फिर उसके बाद हम पोन्स को आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलो एक विशेष खेल, जैसे कि आप सभी ने ओलंपिक खेल के बारे में तो सुना ही होगा, सभी ने सुना है ओलंपिक खेल, है ना। उसमें आप क्या देखते हैं कि अलग अलग तरह के देश हैं, अलग अलग तरह के उसके प्रतिनिधि हैं, ठीक है, प्रमुख होता है एक, और वो हाथ में एक झंडा या एक मशाल लेकर के दौड़ता है, ठीक है। और ऐसे लाइन से सभी देश के जो प्रतिनिधि हैं वो खड़े हुए रहते हैं। तो वो पूरा गोला नहीं काटता स्टेडियम का, वो क्या करता है, लेकर के जाता है और अपने एक प्रतिनिधि को देता है। वो उस मशाल को या उस झंडे को पकड़ता है, फिर आगे जाता है, फिर वो दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, और इसी तरीके से वो झंडा या मशाल आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है।
बिल्कुल इसी तरीके से मान लो कि हमें यहाँ पर एक और गेम खेलना है। एक टीम है ए और एक टीम है बी, ठीक है। ए टीम वालों को यह कहा गया कि तुम्हारे पास 10 बच्चे हैं और तुम सभी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करो। तुम सभी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल करो। तो यहां पर मैं क्या करूंगी, वो जितने भी 10 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 बच्चों को 1 किलोमीटर में 1-1 किलोमीटर की दूरी में मैं खड़ा कर दूंगी और क्या कहूंगी कि जो पहला वाला बच्चा है वो झंडा लेकर के दूसरे वाले बच्चे तक जाए 1 किलोमीटर दौड़ लगा के, और दूसरे वाले बच्चे को यहाँ पर वह झंडा दे दे, ठीक है। दूसरे वाले को कहूंगी तुम दौड़ लगाओ और फिर तीसरे वाले बच्चे को झंडा दे दो। तीसरे वाले को कहूंगी 1 किलोमीटर की दौड़ लगाओ और चौथे बच्चे को झंडा दे दो। और ऐसा करते 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 जो झंडा है वो कहां पर पहुंच गया, 10 किलोमीटर की दूरी करके फाइनल डेस्टिनेशन में, लक्ष्य में यहां पर पहुंच गया, ठीक है। तो यहां पर आप सभी क्या देख रहे हैं, यहां पर आप सभी यह देख रहे हैं कि जो सिग्नल्स हैं उनको क्या किया जा रहा है, बारी बारी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी जो झंडा है, जो मशाल है, उसको बारी बारी से आगे बढ़ाया जा रहा है। स्कूल में भी इस तरह के गेम बहुत होते हैं। इस तरह का जो गेम होता है उसे हम सभी रिले गेम कहते हैं। उन सभी को हम क्या कहते हैं, रिले रेस के नाम से जानते हैं, रिले रेस के नाम से जानते हैं। स्कूल में होता है रिले रेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे ही हमें कुछ भी पकड़ा दिया जाता है, मशाल, झंडा, कोई भी सामान, जिसे हमें इस तरह से बारी बारी से पहुंचा करके अपने लक्ष्य तक बढ़ना होता है। तो यह मैंने क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब हम पोन्स के बारे में बात करते हैं तो जो पोन्स होता है ना, वह बिल्कुल इसी तरीके से सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। हमारे अग्र मस्तिष्क से जो भी सिग्नल आ रहा है उसको सेरेबेलम तक, अनुमस्तिष्क तक पोन्स पहुंचाने का काम करता है। और किस तरीके से, रिले सिग्नल की तरह। किसकी तरह, रिले सिग्नल की तरह। तो आपके एग्जाम में कई बार यहां पर पूछा जाता है कि रिले सिग्नल की तरह हमारे ब्रेन का कौन सा भाग काम करता है, और आपको सीधे सीधे आंसर करना है, रिले सिग्नल की तरह पोन्स काम करता है। कौन काम करता है, पोन्स काम करता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा काम क्या करेगा, मूत्राशय को नियंत्रित करता है, ठीक है। कैसे करता है, जैसे छोटे बच्चों को तो छोड़ दो, छोटे बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है, ना ही उन बच्चों को इतना ज्ञान होता है, ना कंट्रोल वो उतना कर पाते हैं। लेकिन मान लीजिए आप कब सभी बाहर यहाँ पर घूमने के लिए गए, आप सभी जब बाहर यहाँ पर घूमने के लिए गए और आपको क्या आ गया, सुसु आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं ना कि आप वहीं कर देते हो, आप यह सोचते हो कि भाई मुझे कोई यहाँ पे सुलभ शौचालय मिल जाए, या फिर मैं अपने घर यहाँ पर जल्दी से पहुंच जाऊं, या मुझे कहीं पर भी टॉयलेट दिख जाए ताकि मैं जाकर के यहाँ पर क्या कर सकूं, यूरिनेशन कर सकूं, मूत्र यहाँ पर कर सकूं। तो उतनी देर तक आपका जो मूत्राशय है उसने क्या किया, मूत्र को कंट्रोल किया ना, अपने अंदर रखा, ठीक है। और जो मूत्राशय होता है वो घटता है और बढ़ता है। यानी उसमें अगर आप मूत्र के बारे में बात करें तो मूत्र को वो थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखता है, थोड़ी देर के लिए वो उसको संग्रहित करके रखता है। तो मूत्राशय को नियंत्रित कौन यहाँ पर कर रहा है, तो आंसर करना, पोन्स ही करता है। कौन करता है, पोन्स ही करता है, ठीक है। इसके अलावा जो चेहरे की अभिव्यक्ति होती है, जो आपके चेहरे की अभिव्यक्ति होती है, जैसे तुमने किसी को देखा और कह दिया है ना, या फिर किसी को देख के आंखें मटका रहे हो, किसी को देख करके कुछ और अलग तरह के फेस एक्सप्रेशन बना रहे हो, है ना। या फिर कोई डांसर है, जैसे कि अगर आप बात करो कथक के बारे में, आप कथकली के बारे में बात करो, भरतनाट्यम के बारे में बात करो, है ना, कुचिपुड़ी के बारे में बात करो, उड़ीसी डांस के बारे में, मतलब तो इन सभी डांस में आप सभी डांसर्स को देखना कितना सुंदर उनका भाव भंगना होता है, ठीक है। उनके चेहरे की जो अभिव्यक्ति होती है, जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, वो कितना सुंदर होता है। वो चेहरे, आंखों को मटका करके, चेहरों को में अलग अलग भाव ला करके आपको पूरा एक क्या दे सकते हैं, एक पूरा का पूरा स्टोरी बता सकते हैं। जैसे कृष्ण राधा की स्टोरी, रामायण की स्टोरी, महाभारत की स्टोरी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो चेहरे हमारा होता है ना, उसमें सारी की सारी अभिव्यक्ति यहाँ पर हो जाती है।
तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें कि चेहरे की अभिव्यक्ति को कौन यहाँ पर नियंत्रित करता है, तो आंसर करना पोन्स करता है। कौन करता है बेटा? पोन्स करता है। ठीक है, तो पोन्स का हिंदी में अलग से कोई भी अर्थ नहीं है, आपको यह यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो पोन्स होता है वो रिले सिग्नल की तरह काम करता है, मूत्राशय को नियंत्रित करता है और चेहरे की अभिव्यक्ति को भी यह नियंत्रित करता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक? तो ये किसका काम था? पोन्स का। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर पोन्स पढ़ लिया। दूसरे नंबर पर क्या था? अनुमस्तिष्क। अब अनुमस्तिष्क यानी कि हमारा सेरेबेलम। सेरेबेलम ये वाला भाग है, सेरेबेलम ये वाला भाग है। और आपको याद होगा कि दूसरे नंबर पर यह सबसे बड़ा भाग होता है। क्या? दूसरे नंबर पर यह सबसे बड़ा भाग होता है। सब और पहले नंबर पर सबसे बड़ा भाग कौन सा था? प्रमस्तिष्क, जिसको हम सभी सेरेब्रम कह रहे थे। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा भाग है वह क्या है? हमारा सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क होता है। तो चलो अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं अनुमस्तिष्क। क्या कहेंगे? अनुमस्तिष्क। एक ना नाना पाटेकर की मूवी आई थी, ठीक है, मुझे मूवी का नाम नहीं पता और वो शायद मूवी मैंने पूरी भी नहीं देखी है, लेकिन मैंने ना एक छोटा सा उसका पार्ट देखा था जिसमें उसके साथ का कोई उसका बॉस था या बड़ा भाई था या जिसको बहुत महत्व देता था, वो ना उसके यहाँ पे पीछे मारता था इस तरह से। तो वो नाना पाटेकर कहता था अरे यहाँ पे मत मारो, यहाँ पे छोटा दिमाग होता है, छोटा दिमाग होता है। ठीक है, तो नाना पाटेकर छोटा दिमाग जो कह रहा था वो क्या था? अनुमस्तिष्क। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में कभी आए कि लिटिल ब्रेन किसे कहते हैं, छोटा दिमाग किसे कहते हैं, तो आंसर करना अनुमस्तिष्क को ही कहते हैं। और पूरे मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क ही होता है। ठीक है, ये बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है, आपकी शारीरिक मुद्राओं को यह नियंत्रित करता है। इसका मतलब आप बैठे हो तो बैठे हो, आप खड़े हो तो खड़े हो, एक प्रॉपर पोस्चर को, एक प्रॉपर आपके शरीर किस तरीके से यहाँ पर काम करेगा उसकी अगर हम बात करें तो उसको यह कंट्रोल यहाँ पर करता है। दूसरे नंबर पर मेंटेनेंस ऑफ द मसल टोन यानी आपकी मसल्स को भी बनाने का ये काम करता है, मतलब मसल्स आपकी अच्छी रहे, टोन्ड रहे, उस चीज का ये काम करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यह स्वैच्छिक मांसपेशियों का समन्वय करता है, यानी यह कोऑर्डिनेट द वॉलेंटरी मसल्स। अब देखो मैंने आपको दो शब्द समझाए थे पहले भी, फिर से समझा रही हूं, ध्यान से समझना। एक होता है वॉलेंटरी एक्शन, एक होता है इनवॉलेंटरी एक्शन। एक होता है वॉलेंटरी। वॉलेंटरी की अगर आप यहां पर बात करते हो तो वॉलेंटरी का मतलब होता है जो हम अपनी इच्छा शक्ति से कर सकते हैं। ठीक है, मुझे चुटकी बजाने का मन हो रहा है, मैंने ऐसे बजा दी चुटकी। ठीक है, ये मैं अपनी इच्छा शक्ति से कर सकती हूँ, इसे हम सभी कहते हैं वॉलेंटरी एक्शन। ठीक है, वॉलेंटरी मतलब स्वैच्छिक, स्वेच्छा से, स्वयं की इच्छा से मैं कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहो कि नहीं मैम आज तो हम एक काम करते हैं, आज हम छुट्टी ले लेते हैं और आज हम अपने हृदय को कहेंगे कि ब्लड पंप करो खूब तेजी से ताकि 2-3 दिन हमें ब्लड पंप ना करना पड़े, तो क्या यह संभव है? नहीं है। अपने फेफड़े से कहेंगे कि आज लगभग 50-60 लीटर गैस हम यहाँ पर भर लेते हैं अपने अंदर, क्या यह संभव है? नहीं है। आज छुट्टी है 2 दिन की, चलो बाथरूम में बैठ जाएंगे और आज खूब पानी पिएंगे और खूब सुसु करेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, है ना? तो क्या वह आपकी इच्छा शक्ति से हो रहा है? नहीं हो रहा। तो जो हमारी इच्छा शक्ति से नहीं होता है उसको हम सभी कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंटरी। ठीक है, तो ये दो शब्दों में अंतर समझ आया? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सेरेबेलम के बारे में बात करते हो तो जो सेरेबेलम होता है वो हमारी स्वैच्छिक गतिविधियों को कराने में मदद करता है। डांस करना चाहते हैं कर लीजिए, गाना गाना चाहते हैं गा लीजिए, ठीक है, सोना चाहते हैं सो लीजिए, पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। कुछ नहीं, हम ऐसे ही करेंगे आज दिन भर, करिए, किसने रोका है ना? स्वेच्छा से आप कर सकते हैं, अपने मन से आप कर सकते हैं। तो इस तरह की जो गतिविधि होती है उनको हम सभी कहेंगे स्वैच्छिक क्रियाएं। और इनसे जो मांसपेशी और हमारी हड्डियां जुड़ी हुई हैं वो सारे काम हो सकते हैं आराम से, और वो कौन कराता है? सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क। और देखो सेरेबेलम, बेलम 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 बैलेंस, बेलम बैलेंस, बेलम बैलेंस,
ठीक है। तो यहाँ पे यह मतलब हुआ कि आपके शरीर का जो संतुलन करता है, आपके शरीर का जो बैलेंस बनाता है, जो इक्विलिब्रियम बनाता है, बैलेंस बनाता है, वह भी कौन बना रहा है? सेरेबेलम। ठीक है। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यह बताओ, या 2 से प्रश्न पूछेगा, ठीक है, कि स्वैच्छिक मांसपेशियों का समन्वय कौन करता है? आप अपनी इच्छा शक्ति से काम करना चाहते हैं, उसका सेंटर कौन सा होता है? अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम। इसी तरीके से आपके शरीर का बैलेंस, आपके शरीर के बैलेंस कौन रखता है? बैलेंस, बेलम, बैलेंस, तुरंत दिमाग लगा लेना, बेलम, बैलेंस, सेरेबेलम, यानी अनुमस्तिष्क यहाँ पर हमारे मस्तिष्क का संतुलन करने का कार्य करता है, बैलेंस करने का काम यहाँ पर करता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगी। जब हम अनुमस्तिष्क को बड़े ध्यान से देखते हैं ना, जब हम अनुमस्तिष्क को बड़े ध्यान से यहाँ पर देखते हैं, तो हमें ना यहाँ पर एक वृक्ष की तरह, एक ट्री की तरह कुछ संरचना दिखाई देती है। दिख रही है? जैसे मान लो हम जब छोटे थे ना, तो हम पेड़ कैसे बनाते थे? ऐसे बना लिया, और फिर इस तरह से इसकी, हम इस तरह से इसकी टहनी इस तरीके से निकालते थे, और फिर उसमें हम क्या करते थे? पत्तियां लगा देते थे, है ना? ऐसे जनरली पेड़ बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर अपने अनुमस्तिष्क को देखते हैं, तो अनुमस्तिष्क में हमें कुछ इस तरह की संरचना यहाँ पर दिखाई देती है, और जो यह संरचना यहाँ पर दिखाई देती है, इसे हम सभी कहते हैं अर्बोरविटी। क्या कहते हैं? अर्बोरविटी। और यह किस नाम से फेमस है? ट्री ऑफ द लाइफ, जीवन का वृक्ष। ये किस नाम से यहाँ पर फेमस है? ट्री ऑफ द लाइफ, जीवन का वृक्ष। ठीक है। तो कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भाई यह बताओ, ट्री ऑफ द लाइफ किसे कहते हैं? आंसर करना, एर्बेरोविटी को कहते हैं। और एर्बेरोविटी कहाँ पर पाया जाता है? हमारे अनुमस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पर? हमारे अनुमस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलो, तो ये हमारा अनुमस्तिष्क भी कंप्लीट हो गया। और अब सबसे लास्ट में हम सभी पढ़ेंगे मेडुला एब्लोंगेटा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर मेडुला एब्लोंगेटा। प्यारे बच्चों, मेडुला एब्लोंगेटा की अगर हम बात करें, तो हमारे ब्रेन का यह सबसे लास्ट भाग होता है, सबसे अंतिम भाग होता है। ठीक है। और यहीं से मेरुरज्जु जुड़ा हुआ होता है, या आप कह सकते हो मेरुरज्जु यहीं से निकलता है। तो जैसे आपका यह ब्रेन है ना, तो जो आपका मेडुला एब्लोंगेटा होता है, वह कौन सा हिस्सा है? ये वाला हिस्सा। कौन सा? ये वाला, सबसे अंतिम मेडुला एब्लोंगेटा। ठीक है। इकरा, उतना हमें ना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है बेटा। तो अगर हम यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं किसके बारे में? मेडुला एब्लोंगेटा के बारे में। तो ये वाला हिस्सा आपका मेडुला एब्लोंगेटा यहाँ पर कहलाता है। मेडुला एब्लोंगेटा जो होता है वो आपके ब्रेन का सबसे अंतिम भाग होता है, और फिर यहीं से आगे जाकर के मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड आपका यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेडुला एब्लोंगेटा जो होता है वो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। किसको? अनैच्छिक क्रियाओं को यह नियंत्रित करता है। ठीक है। अब ये अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? अभी देखो, मैंने तुरंत बताया था, जो हम अपनी इच्छा शक्ति से कंट्रोल नहीं कर सकते। पहले वाला क्या था? जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, सेरेबेलम। जो हम नहीं कर सकते वह क्या हो गया? मेडुला एब्लोंगेटा। ठीक है। अगर आप अपने श्वसन के कार्यों को देखते हो, कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस यानी कि हृदय से संबंधित क्रियाओं को देखते हो, अगर आप सभी यहाँ पर देखो, डाइजेशन, पाचन, उत्सर्जन, इन सभी की अगर आप बात करते हो, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन, आपको याद है, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया है, जहां पर आप सभी यह देखेंगे कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन का मतलब होता है अलग अलग तरह के एंजाइम्स आपके आमाशय में निकल रहे हैं। क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं, आप उसे कंट्रोल यहाँ पर नहीं कर सकते हो। तो इन सभी को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारे ब्रेन का मेडुला एब्लोंगेटा। हमारे ब्रेन का मेडुला एब्लोंगेटा। ठीक है। वो इन सभी को यहाँ पर कंट्रोल करता है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक समझ आया? तो मेडुला एब्लोंगेटा की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, तो यह हमारे ब्रेन का सबसे लास्ट भाग होता है। दूसरे नंबर पर यह अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। श्वसन, हृदय से संबंधित, आपके पाचन से संबंधित, उत्सर्जन से संबंधित, इन सभी चीजों को यह मेडुला एब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपको उल्टी चक्कर आते हैं, ठीक, आपको छींक आ रही है, आपको खांसी आ रही है, आपको ढकार आ रही है, आपको हिचकी आ रही है, ठीक है,
इस बात का भी कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस बात का भी कौन यहाँ पर कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा इसको यहाँ पर कंट्रोल करता है। अच्छा, एक शब्द के बारे में मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी, एक नया शब्द, मतलब ये पुराना ही है तुम्हें पता है। प्यारे बच्चों, ये शब्द है वेंट्रिकल। क्या है ये शब्द? वेंट्रिकल, निलय। आपने ये शब्द कहां पर पढ़ा है? सोचो 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 सोचो, थोड़ा सोचो, कहां पर पढ़ा है? कहां पर पढ़ा है? हृदय। ठीक है, तो हृदय की अगर आप यहां पर बात करें तो हृदय में हमने निलय के बारे में पढ़ा है, हार्ट में हमने वेंट्रिकल के बारे में यहां पर पढ़ा है। तो जो हमारा हृदय होता है, हृदय का जो निचला हिस्सा होता है, निचले के जो 2 कक्ष होते हैं उनको हम सभी वेंट्रिकल यानी कि निलय के नाम से यहां पर जानते हैं। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब हम अपने ब्रेन को देखते हैं तो ब्रेन का जो निचला हिस्सा होता है, ब्रेन के निचले हिस्से को भी हम सभी वेंट्रिकल कहते हैं। अब आप कहोगे आई ये कैसे हो गया, है ना, ये कैसे हो गया मैम, ये तो बिल्कुल दुनिया पलट गई हमारी एक ही झटके में, है ना, जज्बात बदल गए ये तो तुरंत ही। लेकिन यही है, यही सच बात है। ठीक है, लेकिन अभी भी मैं आपको बता रही हूं, पहली प्राथमिकता हम हृदय को ही देंगे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है निलय कहां पर पाया जाता है, ए ऑप्शन आपके ब्रेन और हृदय में, बी ऑप्शन ब्रेन में, सी ऑप्शन हृदय में, डी ऑप्शन हमें क्या लेना देना। तब क्या करोगे? तो उस टाइम पे आपका जो आंसर बनेगा वो क्या है? ए, ब्रेन और हृदय दोनों में। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा आ गया कि निलय कहां पर पाया जाता है, ब्रेन में या फिर हृदय में, तो आंसर हृदय होगा। तब आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर हृदय होगा। अगर दोनों साथ दिए हैं तो सबसे बेस्ट आंसर है। अब ये मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि अभी फिलहाल पिछले साल और इस साल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह क्वेश्चन था। ठीक है, दोनों। अब हम तो हमेशा यही पढ़ते हैं कि भाई हृदय में होता है, हमें थोड़ी ये पढ़ाया गया है कि नहीं ब्रेन का जो निचला हिस्सा होता है, निचला भाग होता है, उसको भी निलय कहा जाता है, हमें नहीं पढ़ाया गया, तो हम क्या करें। लेकिन अब से आपको पढ़ा दिया गया है। ध्यान रखेंगे कि हृदय और मस्तिष्क दोनों के निचले भाग को हम सभी वेंट्रिकल यानी कि निलय कहते हैं। लेकिन अगर दोनों में से चूज करना पड़े तो हम किसे चूज करेंगे? हृदय को ही चूज करेंगे। ठीक है मैम, ऑप्शन में हृदय नहीं रहा, ऐसा कभी नहीं होगा, हृदय रहेगा, ऑप्शन हमेशा रहेगा। ठीक है, चलो बच्चों, समझ आया यहां तक? कोई डाउट, कोई परेशानी? वैसे तो नहीं होनी चाहिए, अगर कोई डाउट कोई परेशानी है तो बताइए। और कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी न्यूरॉन्स और रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाएं पढ़ाऊंगी कल की क्लास में, बहुत इंटरेस्टिंग होगी यहाँ पर। मैम अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं हिचकी के बारे में कि मैम जब हिचकी आती तो यह सच है, क्या करता है? अच्छा देखो बेटा, हिचकी आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत ज्यादा। तो पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि एक्जिमा एक रोग है ना, एक बच्चा बहुत देर से पूछ रहा था। ठीक है, कहाँ चला गया? ठीक है, एक बच्चे ने यहाँ पर पूछा था कि एक्जिमा रोग के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं मैम। ओके, तो देखो बेटा, एक्जिमा जो रोग होता है ना, मोस्टली अगर आप यहाँ पर देखो तो वो होगा कि आपके शरीर में कभी कभी थोड़ी खुजली सी होने लगती है, लाल लाल निशान आने लग जाते हैं उभार के साथ, और उसी को हम सभी एक्जिमा के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहला कि अगर आप खट्टा बहुत खाते हो तो भी ऐसा होता है। दूसरे नंबर पर आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि कई बार यह फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है, फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है। तो इसके लिए ना आपको डॉक्टर से लोशन या क्रीम लगानी पड़ेगी। ठीक हो जाने के बाद भी आप देखेंगे कि 2-3 हफ्ते लगातार, ठीक होने के बाद भी 2-3 हफ्ते लगातार आपको क्रीम्स वगैरह यहाँ पर लगाना पड़ेगा, है ना। और क्या कर सकते हो इसके लिए? पेट साफ रखिए, ब्लड प्यूरिफायर सिरप्स वगैरह आती है,
खून साफ करने वाली, है ना, तो वो भी आप ले सकते हैं। और एक बार और ये चेक करिएगा कि कहीं एलर्जिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कई बार लोगों को इस तरह से एलर्जी भी हो जाती है बहुत सारी चीजों से। ठीक है बच्चों, चलो और क्या प्रश्न था? ढकार आती है ढकार क्यों आती है बेटा? ढकार तब आती है जब हमारे पेट में जो गैस होती है वो बहुत ज्यादा बन जाती है, तभी भी ढकार आती है। खैर ढकार और हिचकी के बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे हिचकी की अगर आप यहाँ पर बात करो तो जो हिचकी होती है उसमें आप देखोगे कि जब आपका ध्यान बटा हुआ होता है या फिर आपने बहुत देर तक पानी नहीं पिया हुआ होता है तभी भी हिचकी आती है, या फिर आपका एपिग्लॉटिस जो है वो सही से वर्क नहीं कर रहा होता है, तब भी यहाँ पर आप देखेंगे कि हिचकी यहाँ पर आती है। ठीक है, चलो और क्या पूछ रहे हो बच्चों? अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है कि यूरिनरी ब्लडर मैम लगभग कितना मूत्र स्टोर कर लेगा? अच्छा ठीक है, तो बेटा इसमें आप देखना लगभग 500 से लेकर के 700 ml तक यूरिन को वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है मैम, नाइट फ्लो के बारे में बता दीजिए। अच्छा देखो बेटा, नाइट फ्लो की अगर आप बात करो तो 3-4 चीजें हैं। पहली चीज ये होती है कमजोरी, पहली चीज होती है यहाँ पर वीकनेस, कमजोरी। ठीक है, अगर आपके शरीर में कमजोरी है तो नाइट फॉल हो सकता है रात के टाइम पर। दूसरे नंबर पर आता है कामुक प्रवृत्ति। अगर आप सभी इरोटिक हो जाते हैं, कामुक हो जाते हैं, या फिर आप इस तरह के वीडियो देख रहे हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है ना, फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा है, शारीरिक संबंध बना रहा है, अगर आप इस तरीके की वीडियोस ज्यादा देखते हैं तो भी हमारे रात में इस तरह से चीजें होती हैं। ठीक है, तो यही है। ओके चलो, बचने के लिए क्या करें मैम? बचने के लिए सबसे पहले तो पौष्टिक आहार लीजिए और मेडिटेशन करिए, हल्के से एक्सरसाइज करिए, ठीक हो जाएगा। ये कोई बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं है। लोग इसको लेके हवा बनाते हैं कि ये कोई बीमारी है। नहीं बेटा, ये कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल इस एज में होना स्वाभाविक बात है। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर होता है, बार बार अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो हाँ, इसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हो और इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो रिलैक्स रहो। चलो, तो आज के सेशन को हम सभी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी को अच्छे से यहाँ पर समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं कल, और कल मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊंगी न्यूरॉन। ठीक है, और न्यूरॉन पढ़ेंगे हम सभी, और साथ में हम सभी पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के भी बारे में। ठीक है बच्चों, चलो तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।